जी अस्सलाम वालेकुम। क्या है फेट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर से थोड़ा सा हमारे लेक्चर प्लान में चेंज है, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे लेक्चर के साथ 95 के साथ ए लिखा हुआ है। ठीक है, आज से अगला तकरीबन 7 दिन जो है हमारे 6 से 7 दिन, वो हमारे लेक्चर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। एक 95 जैसे ए और एक 95 पार्ट बी। इस तरह 96 पार्ट ए, 96 पार्ट बी। इन दोनों की जो कलेक्टिव ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 1.5 घंटा के लगभग होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तकरीबन 1.5 घंटा के लगभग ही कंबाइंड दोनों लेक्चर्स की। यानी एक दिन में ये नहीं है कि आपका लेक्चर डबल हो गया, थोड़ा सा एक्सटेंड ज़्यादा ज़रूर हुई है, लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है कि चैप्टर 20 के बाद अब हमारा जो रिमेनिंग सिलेबस रह गया है वो 2 हिस्सों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 3-4 जो कि रिप्रोडक्शन वाले हैं, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट्स हैं। आई कैप नॉर्मली केस स्टडी नहीं पूछता। और दूसरा एक चैप्टर 12 इंटरनल कंट्रोल्स वाला, जिनमें आई कैप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी एक हिस्सा हो गया हमारा, एक चैप्टर है बड़ा चैप्टर जो केस स्टडी बेस्ड है, और एक है छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि रिप्रोडक्शन वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? वो चैप्टर 21 है, चैप्टर 22 है, फिर बराए नाम चैप्टर 23 है, और एक छोटा सा चैप्टर 24। ये सारे एक एक दो लेक्चर्स में कवर होने वाले चैप्टर। फिर एक आईटी वाला चैप्टर्स है जिसमें 3 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर वो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन ही होते हैं, या केस स्टडी भी बहुत सिंपल है। यानी ये वो टॉपिक है जिनमें केस स्टडी पूछता ही नहीं, या बराए नाम वो पूछता। जो चैप्टर 12 है ये हमारा केस स्टडी बेस्ड चैप्टर है, जिसमें वो केस स्टडी अक्सर केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। तो मैं ये चाह रहा था कि हम केस स्टडी की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, यानी वो ये ना हो कि एंड पे होने की वजह से जो केस स्टडी वाला चैप्टर है उसकी केस स्टडी कम हो जाए। हमने इतनी प्रैक्टिस किया जहाँ पे, तो हमें एक चैप्टर भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस ना हुई हो। तो आइडिया ये है कि हर लेक्चर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक रूटीन के मुताबिक चलता रहेगा, जैसे रूटीन की तरतीब थी। जो हमारा ए वाला पार्ट है ना, वो रूटीन के मुताबिक चलता रहेगा। जो बी वाला पार्ट है वो बेसिकली हम इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, और इसमें हमारा फोकस होगा केस स्टडीज़ के ऊपर, ताकि हम ज़्यादा बजाय ये कि हम 3 दिन केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करें उसकी, उससे अच्छा है हम 6 या 7 दिन उस चैप्टर की केस स्टडी की प्रैक्टिस करें। तो बेसिक आइडिया ये है। इसमें अब ये मेरी असेसमेंट होगी, यानी जब मैं लेक्चर प्लान कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने लेक्चर को इस तरीके से प्लान करना है कि किसी एक दिन में आप ओवरबर्डन ना हो। यानी आपको ये ना लगे कि आज 2 लेक्चर के बराबर लेक्चर हो गए, ऐसा नहीं होगा। एक लेक्चर रेगुलर लेक्चर से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होगा, 20 to 25%। ठीक है, इससे ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं होंगे। रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन वैसे ही आपको पता है जो रटे वाले होते हैं वो सिंपल होते हैं, वो आपने पढ़ने समझने हैं और फिर उसके बाद याद करने हैं, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होती। आप देखेंगे इसमें जो अब हमारे 95A वाले हैं उनमें ज़्यादा आपको होम असाइनमेंट भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे, और अगर आप वो क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग से भी कर लें तो भी काम चल जाता है। लेकिन फिर भी मेरी सजेशन यही है, टाइम हो तो आपने उसको रिटन फॉर्म में ज़रूर करना है। हाँ, जो चैप्टर 12 वाले क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूरी है कि वो रिटन फॉर्म में करने हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर केस स्टडी बेस्ड होंगे। क्लियर? तो इस डिस्कशन से हम किस नतीजे पे पहुंचे कि अब से आइंदा हमारा लेक्चर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। हर लेक्चर के 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए हमारा रूटीन का जिस तरतीब से चल रहे हैं उसी तरतीब से चलता रहेगा, लेकिन वो सारे रिप्रोडक्शन वाले होंगे चैप्टर्स। और जो पार्ट बी वाला पोर्शन होगा वो हमारा केस स्टडी बेस्ड होगा, इंटरनल कंट्रोल वाला। क्लियर? अच्छा, आप लोगों को तो एक दिन में ये 2 टॉपिक इसका मतलब कवर करने पड़ेंगे, लेकिन जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनका जो 95A वाला टॉपिक है, लेक्चर है, वो अलहदा वाले सेक्शन में चला जाएगा, और जो 95B वाला है वो अलहदा वाले सेक्शन में चला जाएगा।
तो वो रूटीन में जैसे जैसे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरीके से चलते जाएंगे। हाँ, अगर वो भी इसी तरह चलना चाहें कि 95A के साथ 95B हालांकि दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है लेकिन, तो वो भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर वो रूटीन से पहले पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर इसके बाद एंड में इंटरनल कंट्रोल पे जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वो इस जो चेंज इन प्लानिंग है इससे अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ा है कि अब कुछ जल्दी आना, हाँ कभी चाय का इंतज़ाम भी कर देंगे, हाँ ये भी फ़र्क है, बिल्कुल ठीक है। आज असल में पूरी तौर पर इंतज़ाम करना थोड़ा मुश्किल होता, कल का कर लेते हैं, कल का कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा आप सुन लें, कल हमने टॉपिक पढ़ा था सब्सिक्वेंट इवेंट का। आगे चलने से पहले सब्सिक्वेंट इवेंट, आज ज़्यादा हम सब्सिक्वेंट इवेंट की डिस्कशन ही है, बाकी दोनों ही से इवन जो चैप्टर 12 हम स्टार्ट करेंगे ना केस स्टडी वाला, उसमें भी आज के कंसेप्ट्स सिंपल ही हैं, रिप्रोडक्शन वाले ही हैं, यानी उसकी बेस डेवलप होगी ना। आज पहले दिन ही केस स्टडी पे छलांग थोड़ी लगा देनी है। तो आज आपका कोई बहुत ज़्यादा लेक्चर में टेक्निकल कंसेप्ट्स डिस्कस नहीं होंगे। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट अहम है, तो मैं ये चाहता हूँ सब्सिक्वेंट इवेंट में अगर आपको थोड़ी सी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, एक लफ्ज़ भी ऐसा है वो पूछ लीजिए। शाबाश, हाइब्रिड के स्टूडेंट्स ने अच्छे सवाल पूछे हैं, आज 3-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने नोट भी किए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी क्वेश्चन पूछ लें ताकि अगर वही क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है तो मैं उसको आंसर कर दूँ। जी अच्छा, एक मिनट सुनिए, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर काउंटिंग में शायद हमने ये पढ़ा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट हम तब तक होंगे जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव ना कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, वहाँ पे आप कंप्लीट पढ़े, लिखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशुएंस। फॉर इशू का लफ्ज़ ज़रूर आपने साथ में ऐड करना है। एक बोर्ड ऑफ लिखा हुआ था, हाँ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल होती है ऑडिटर को देने के लिए। ये काउंटिंग में जो लिखा हुआ है ना, ये वो अप्रूवल नहीं है जो ऑडिटर्स को देते हैं। आपको पता है हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल में रिवाइज भी होंगी, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे फिर ऑडिटर रिपोर्ट साइन करेगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करते हैं डायरेक्टर्स को ऑडिटर को देने के लिए ना, वो रिपोर्ट से पहले अप्रूवल होती है, और जो डायरेक्टर्स की अप्रूवल होती है फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो रिपोर्ट के बाद है। हमारा जो पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो अप्रूवल है जो फॉर इशू है। और ये बेसिकली अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो लिंक कर दूं, ये इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट वही है नोटिस ऑफ एजीएम की जो डेट है, यानी जिस दिन एजीएम का नोटिस इशू होता है ना, इशू होता है, एजीएम कंडक्ट होती है उस दिन नहीं, वो तो बाद की बात है, किस दिन जिस दिन इशू होता है वही इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट है। उसी दिन वेबसाइट पे भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवाई जाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैं मैसेज थोड़ा क्लियर कर दिया। अब आगे चलिए जी। हाँ जी, इनका क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रूटीन में प्रिपेयर होके इशू कर दी गई रूटीन में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होता है, वो तो हमारी सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। अरे बात बिल्कुल ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्या सिचुएशन होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद भी हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज होती है, वो कौन सी सिचुएशन है? वो सिचुएशन है जब अकर पहले हो चुका हो, आइडेंटिफाई बाद में हो, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, और इसमें फिर हमने क्या करना है, इसमें अगला क्वेश्चन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को री इशू करना क्यों जरूरी है? ऑडिटर भागा भागा मैनेजमेंट के पास जाता है, कहता है क्या करेंगे, मैनेजमेंट या तो एग्री करती है या नहीं करती। पहली कोशिश होती है कि एग्री कर जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू जाए। क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू की जाती है? क्योंकि जो ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं, और यूजर्स उन गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गलत डिसीजन ना ले लें, इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को री इशू करना जरूरी होता है।
इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि उसको री इशू करें। दोबारा से सारा नहीं, असल में प्रैक्टिकली आपको शायद लग रहा होगा कि सारी फाइनेंस दोबारा बन रही है, बाकी सारी चीज़ें वही होती है, सिर्फ हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कभी काउंटिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 10 एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट आपकी गलत हो जाए एग्जाम में, आप क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन क्रॉस करके दोबारा करते हैं, उसी को कटिंग शटिंग कर आके दोबारा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पुराना ड्राफ्ट पड़ा होता है फाइनेंशियल, उसमें जो चेंज करना होता है एड लेस मैनेजमेंट उसको चेंज करती है, वो शॉर्ट फॉर्म में पड़ा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू हो जाती है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले इवेंट अक्सर हुआ है, लेकिन आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद हुआ जी। सर कितना टाइम प्रैक्टिकली कितने टाइम तक? हाँ शाबाश, ये अच्छा सवाल है इनका सर आपने कहा अगर अकर पहले हो चुका हो, आइडेंटिफाई बाद में हो, हम फाइनेंशियल इशू री इशू की तरफ जाते हैं, कितने को अरसे बाद तक ये ऐसे हो सकता है? इसका प्रैक्टिकली इसका आंसर है नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने से पहले पहले। ऑडिटर के लिए वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश का मुश्किल सा वर्ड है, कहता है इमिनेंट, IIINENT। इमिनेंट का मतलब होता है करीबी। कहता है जब अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के करीब होना, फिर आपने री इशू की तरफ, अब गौर से सुनेगा, टेक्निकल डिस्कशन हो रही है, सीफा का क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ऑडिटर क्या कहता है, जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जब अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने के करीब होना और आपको पता चले पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक सब्सिक्वेंट इवेंट था जो कर पहले हो चुका था, आइडेंटिफाई आज हुआ है, तो आपने अब री इशू की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने वाली है, अब आपने री स्टेटमेंट की तरफ जाना है। री स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगले साल ही की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव को चेंज कर लें। हाँ बिल्कुल, यानी प्रैक्टिकली 1 साल तक का तकरीबन टाइम। क्लियर हो गया जी बात? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर जब ये डुअल डेटिंग है, ये तो ऑडिटर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हो जाती है ना जब सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डुअल डेटिंग तो अच्छी चीज है। स्टैंडर्ड डुअल डेटिंग के 2 तरीके देता है, एक डेट, उसमें एक ओरिजिनल डेट लिख लें और एक एक्सटेंडेड इवेंट की डेट लिख लें, वो आपने लाइन पढ़ ली होगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, एम्फसिस ऑफ मैटर। अच्छा, स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर जब एम्फसिस ऑफ मैटर इंक्लूड करेंगे या अदर मैटर, उसने एम्फसिस ऑफ मैटर अदर मैटर दोनों, अब ये दोनों क्यों है ये भी मैं अभी बताता हूँ। ऐसा क्या, एम्फसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर इंक्लूड करेंगे तो फिर उस सूरत में आपको डेट्स नीचे एक ही लिखनी है जो ओरिजिनल वाली है, तो इसका मतलब क्या दूसरी डेट नहीं लिखनी है, लेकिन वो दूसरी डेट एम्फसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ में आएगी। वो दूसरी डेट कहाँ आएगी, एम्फसिस ऑफ मैटर अदर मैटर पैराग्राफ में। ये बात समझ आ गई? यानी डेट्स दोनों सूरतों में 2 ही आएंगी। ठीक है, एक तरीका ये है कि नीचे डेट जहां पे लिखी होती है उसके आगे लाइन एक्सटेंड कर दें, एक्सेप्ट फॉर दिस इवेंट, और दूसरा तरीका क्या है कि एम्फसिस ऑफ मैटर अदर मैटर में वो जो एक्सटेंडेड वाली डेट है वो लिख दें। दोनों ऑप्शन। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट में एम्फसिस ऑफ मैटर का वर्ड बार बार आ रहा है। एम्फसिस ऑफ मैटर किन केसेस में हम दे रहे हैं सब्सिक्वेंट इवेंट में? एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा। पहला, सब्सिक्वेंट एम्फसिस ऑफ मैटर सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से आ रहा है, यानी सब्सिक्वेंट इवेंट जब मर्जी हो, चाहे वो ए और बी के दरमियान हो या बी और सी के दरमियान हो, एम्फसिस ऑफ मैटर तो आएगा ही आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? दूसरी चीज, अगर डुअल डेटिंग कर रहे हैं तो फिर भी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। उसमें ऑप्शन है, उसमें मे भी आए मे भी ना आए। अगर आपने नीचे डेट लिख दी नहीं आएगा, अगर आपने अदर मैटर में भी लिख सकते हैं इसको, और मेरा जाती ख्याल यह है अदर मैटर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है डुअल डेटिंग के लिए, क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर मैटर्स से रिलेट कर रही होती हैं, एम्फसिस ऑफ मैटर से नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है कि चूंकि सारा असल में वकूआ
इंटर रिलेटेड है, सब डुअल डेटिंग इंटर रिलेटेड है सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ, तो इसीलिए आप उसे एक ही जगह अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ भी दे सकते हैं, इसलिए उसने दोनों ऑप्शन दे दिया। क्लियर? तो एक एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आ रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट, ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा। दूसरा एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आ रहा है ड्यूअल डेटिंग, ये मे भी आए मे भी ना आए, क्योंकि हो सकता है आपने नीचे लाइन में लिख दिया ड्यूअल डेटिंग, हो सकता है अदर मैटर में लिख दिया, हो सकता है एमसीक्यू मैटर। स्टैंडर्ड ने सारी ऑप्शन दी है ना, बेसिकली तो 2 नहीं 3 ऑप्शन है कि डुअल डेटिंग भी दे सकते हैं, एमसीक्यू मैटर भी, अदर मैटर भी। तीसरा केस जिसमें एमसीक्यू मैटर आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब री इशू की जाती है, ठीक है। और यह प्रैक्टिकली एक चीज याद रखिएगा कि जब एक से ज्यादा इवेंट्स की वजह से एमसीक्यू मैटर आ रहे हों तो आपको अलग-अलग पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, एक ही दफा हेडिंग दे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की, और जिस तरह की एडेड मैटर होता था ना, एक दफा हेडिंग दे के जितने भी की एडेड मैटर्स है वो एक एक करके डिस्क्राइब कर दिए, उसी तरह यहां भी कर सकते हैं। एक दफा एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की हेडिंग दे के उसके आगे 2-3 जितने भी इश्यूज हैं सबको कवर कर सकते। तो ये बात समझ आ गई आपको कि एमसी सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से कंफर्म एमसीक्यू मैटर आएगा ही आएगा, फिर इसके अलावा डुअल डेटिंग की वजह से भी आ सकता है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइश्यू की है तो भी आएगा। क्लियर? और की क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले जी। ये जो बी से सी के दरमियान ऑर्डर शैल कैरी आउट और द प्रोसीजर्स ऑन अमेंडमेंट, सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग हो या नॉन एडजस्टिंग हो, इसके जो प्रोसीजर आपने कहा था एक दो लिख सकते हैं, तो जी प्रोसीजर सेम ही होंगे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन में जब कभी आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट स्पेसिफिक दे दे, जैसे वो लिस्ट में से कोई भी हो सकता है, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था, 6 था शायद, हाँ, टेबल फॉर्म में कोई भी दे सकता है उनमें से, तो आपने जहाँ पे अपने रूटीन के प्रोसीजर बताने हैं ना कि मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे उस इवेंट को वेरीफाई करने के लिए स्पेसिफिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी बताने हैं, और ये प्रोसीजर वही होंगे जो 1 पेजर या चैप्टर 10 वाले हैं, बिल्कुल वही होंगे, कोई फर्क नहीं है। उनको वेरीफाई करना है, वही ट्रांजैक्शन जो वहाँ पे चेक कर सकता है वो यहाँ पे भी। देखें ट्रांजैक्शन तो वही है ना, खुद सोचें, फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि हमारे साल के दौरान में अकर हुई है या साल के बाद। ट्रांजैक्शन तो वही है, वो फायर की हो, वो डिस्पोजल की हो, वो बैंकरप्सी की हो, तो प्रोसीजर वही है। क्लियर? ठीक है। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता वो हमारे प्रोसीजर्स के ऊपर कि वो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, एनआरवी के प्रोसीजर्स खुद सोचे जरा, एडजस्टिंग है तो क्या इवेंट है तो कोई और होंगे, और नॉन एडजस्टिंग तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट है। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फर्क किसके ऊपर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, फिर एम्फसाइज कर रहा हूं, एज अकाउंटेंट आपके लिए ज्यादा अहम ये होता है कि इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, एज अकाउंटेंट। लेकिन एज ऑडिटर आपके लिए ज्यादा अहम ये होता है कि इवेंट ए और बी के दरमियान में है, बी और सी के सी के बाद, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो हालांकि हम एक लाइन में ये भी कमेंट किया करते हैं कि इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, एक आधा नंबर इस चीज का भी होता है, लेकिन ज्यादा मार्क्स किस चीज के होते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, डेट डिसाइड करने। एग्जाम में अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते ना कि इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक नंबर के अलावा। लेकिन अगर डेट गलत डिसाइड कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 से 5 नंबर आपके गए। ठीक है, तो हमने उसका जो डेट है वो ज्यादा डिसाइड करना अच्छे तरीके से कि इवेंट किस डेट में अकर हो रहा है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा था अगर इवेंट एडजस्टिंग हो तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर नॉन एडजस्टिंग हो तो इसको डिस्क्लोज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। इस बात समझ नहीं आई। इवेंट अगर एडजस्टिंग हो तो उसको एडजस्ट किया जाता है, यूं कह ले, और नॉन एडजस्टिंग हो तो डिस्क्लोज किया जाता है। ये बात समझ आ गई? बस इसी को समझ नहीं, ये भी नहीं समझ आई। अगर इवेंट एडजस्टिंग होना तो फाइनेंशियल स्टेट प्रोविजन रिकॉर्ड की जाती है, यूं कह ले, अमाउंट्स में एडजस्टमेंट की जाती है, यानी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट होगी। अगर एडजस्टिंग इवेंट है
तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट होगी, और नॉन एडजस्टिंग है डिस्क्लोजर। जैसे ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हुआ, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में डेटर्स की, ये एडजस्टिंग इवेंट है ना, डेटर्स की अमाउंट को रिड्यूस कर देना है और प्रोविजन रिकॉर्ड कर देनी। अगर वो कहता है ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री कॉस्ट से कम पे सेल हुई है, आप कहेंगे ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, ये भी इन्वेंट्री को ईयर एंड पे ही एनआरवी पे रिकॉर्ड राइट डाउन करो और जितना फर्क है उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लो। और अगर कहता है ईयर एंड के बाद आग लगी है, आप कहेंगे ये नॉन एडजस्टिंग है, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करो, सिर्फ डिस्क्लोज कर देना वही। और लेकिन नुकसान कितनी अमाउंट का हुआ है, क्या डिस्क्लोजर में ये अमाउंट आनी चाहिए, इसको चेक करने के लिए आपको उस लोकेशन को विजिट करना पड़ेगा, वहां पे एसेट्स की डिटेल देखनी पड़ेगी, अमाउंट देखनी पड़ेगी, इंश्योरेंस वालों से देखना पड़ेगा रिकवरी कितनी है, ताकि डिस्क्लोजर कंप्लीट हो सके। याद रखिए डिस्क्लोजर में हम सिर्फ ये नहीं कहते आग लग गई है, डिस्क्लोजर में उस आग लगने से नुकसान कितना हुआ है अंदाजन वो भी बताते हैं। बिल्कुल एडिक्वेट डिस्क्लोजर तभी बनता है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। आई कैप की बुक में सिर्फ चंद एक क्वेश्चन है, यानी अगर 120 के करीब क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं, बहुत पसंद है, मतलब बाकी एवरेज है, और 12-15 के करीब बोंगे भी हैं। वो ऐसे है कि उनका ना होना उनके होने से बेहतर है। वो 12-15 के करीब ऐसे क्वेश्चन है 12, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। ये उन क्वेश्चन में से एक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास तौर पे सब्सिक्वेंट इवेंट पूरे का पूरा खोल के आपके सामने रख देगा। आपने जब कभी रिवीजन करनी है ना, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर। सबसे पहले रिक्वायरमेंट। अच्छा, डिस्कशन के दौरान बाज़ बात ऐसे होता है कि सॉल्यूशन में कोई फर्क आ जाता है, अगर तो वो कोई एडिशनल पॉइंट है ना, तो आप उसको पिक करके लिख लिया करें। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल ही उलट है, यानी सॉल्यूशन में कुछ हो रहा है, क्लास में सॉल्यूशन में एडजस्टिंग इवेंट है, यहाँ पे हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्कस कर गए हैं, तो फिर आप डिस्कस कीजिए। लेकिन अगर यहाँ क्लास में हमने 4 प्रोसीजर डिस्कस किए हैं, उधर 3 है, तो वो आप अगर 4th प्रोसीजर पिक कर लें, ठीक है। यानी हर डिफरेंस, बाज़ औक़ात व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट कहते हैं सर आपने ये बात डिस्कस की थी, ये सॉल्यूशन में तो है ही नहीं, तो अगर कोई एडिशनल पॉइंट हो ना, वो पिक कर ले। हाँ, कोई कन्फ्लिक्टिंग हो, वो प्रॉब्लम है, वो डिस्कस कर लेंगे। प्रोसीजर आपको पता है की जजमेंट में बेस कर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात कोई और प्रोसीजर में आता है, बाज़ औक़ात कोई और। सॉल्यूशन बनाते हुए जो प्रोसीजर में वो लिख दिए, क्लास में हो सकता है कि डिफरेंस जहन में आ जाए। कैरी रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 डेट्स, 15 अगस्त, 1 नवंबर, 30 नवंबर। आपने 2 चीजें बतानी है। स्टेट वेदर द इवेंट्स अकरिंग ऑन दीज डेट्स आर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू IAS 10 इवेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट डेट, गिविंग रीजन फॉर योर डिसीजन। यहाँ पे 6 नंबर दिए हैं कि आप जब टेस्ट करेगा 3 नंबर, ये सी का क्वेश्चन है, 3 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। बताना है एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग, यानी इसमें आपको अकाउंटेंट बना रहा है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन द आइटम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी कैरिड आउट। इसके नो यहाँ पे ऑडिटर बना रहा है, यानी हर इवेंट के साथ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो हमने हर इवेंट को एनालाइज करके ये देखना है कि इसमें एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। कहता है You are the auditor of Oil Rakers, a limited liability company which extracts, refines and sells oil and petroleum related products. Petroleum related products extract करती है, कहाँ से करती होगी? समंदर से करती होगी। The audit of Oil Rakers for the year ended 30th June 2005 had the following events. ये events हैं। Year end क्या है? 30 जून। इसको जहन में रखिएगा, ये हमारे क्वेश्चन में सबसे अहम इंफॉर्मेशन होने जा रही है। सबसे पहले 15 अगस्त, बैंकरप्सी ऑफ मेजर कस्टमर्स रिप्रेजेंटिंग 11% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन द बैलेंस शीट डेट। 15 अगस्त को बैंकरप्सी ऑफ डेटर हो गए।
अच्छा, अभी तक उसने हमें डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बताई, तो इसका मतलब अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये बैंकरप्सी, ये एडजस्टिंग इवेंट प्रोबेबल, ठीक है जी। 22 अक्टूबर ऑडिट वर्क कंप्लीटेड एंड रिपोर्ट साइन, यह है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ 22 अक्टूबर तक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 30 जून से 22 अक्टूबर तक एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद आइडेंटिफाई भाग दौड़ करके। फिर इसके बाद 1 नवंबर को क्या हुआ, ऑन 1 नवंबर 2005 एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन द सी फ्रॉम द कंपनीज ऑयल रिफाइनरी रिजल्टिंग इन सीवियर डैमेज टू द एनवायरमेंट। टॉक्सिक कोई ऐसा केमिकल, एनवायरमेंट भी डैमेज हुआ, वहां पे मछलियां वगैरह भी सारी मर गई और नुकसान हुआ। ये प्रोबेबली नॉन एडजस्ट। बैंकरप्सी ऑफ डेटर एडजस्टिंग इवेंट, समझ आती है? ये कौन सा इवेंट है भाई? ये तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर हुआ है, मेरा तो ख्याल है ये सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं है। हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक सब्सिक्वेंट इवेंट है। तो जहन में रखिएगा, ये बैंकरप्सी ऑफ डेटर भी सब्सिक्वेंट इवेंट है और 1 नवंबर वाला ये भी सब है, दोनों सब्सिक्वेंट इवेंट। फर्क क्या है? बैंकरप्सी एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। यहां तक क्लियर जी? आगे चलते हैं। 23 नवंबर को क्या हुआ फिर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू टू मेंबर्स ऑफ ऑयल रेकर्स, यानी एजीएम के नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होती। याद रखें, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होती है ना, तो एजीएम के नोटिस के साथ इशू, इसका मतलब इसके बाद एजीएम होनी है। आपको याद है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब मैनेजमेंट ना माने तो हमारे पास एक कोर्स ऑफ एक्शन ये भी होता है एजीएम में, टू स्पीक एजीएम। इसी वजह से होता है कि अभी एजीएम होनी है बात। और फिर 30 नवंबर को फायर एट वन ऑफ द कंपनीज ऑयल वेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द वेल, ड्रिलिंग ए न्यू वेल विल टेक 10 months विद इन ए कॉन्सिक्वेंट लॉस इन ऑयल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस। ये सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है तो फिर इसका मतलब हमें एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट बनेगा तो फिर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के बारे में सोचेंगे ना। ये हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है। हाँ, होता अगर तो फिर हम कहते हैं शायद ये नॉन एडजस्टिंग हो, लेकिन ये सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं। अब देखिए, पहली रिक्वायरमेंट उसने क्या पूछा कि तीनों इवेंट्स के बारे में बताओ, ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं, विद रीजन। रीजन आपकी हमेशा एक ही होगी, कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट और कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट की कोई भी रीजन पूछे, रीजन आपके पास हमेशा एक होगी, क्या? कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, नॉट एग्जिस्टेड। तो बैंकरप्सी ऑफ 15 अगस्त एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्ट कैसे पता चला आपको? आपको पता चले, ये तो एग्जामिनर को बताया ना आपने टेक्निकली, मुझे बताइए आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो लिस्ट में मौजूद है। और देखने कहीं लिस्ट में ऐसा तो नहीं कह रहा कि ये एंड के बाद इसकी फैक्ट्री तबाह हुई थी, दहशतगर्दों ने हमला किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका ऑफिस था, जहाज लगा तो ऑफिस सारा। अगर इस तरह के इवेंट्स हैं तो फिर ये बैंकरप्सी ऑफ डेटर भी नॉन एडजस्टिंग बन सकता है, लेकिन उसको कुछ नहीं बता रहा। इसका मतलब है नॉर्मल सिचुएशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन में बैंकरप्सी ऑफ डेटर क्या है? आगे रीजन लिखें, बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। फिर 1 नवंबर वाला नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्यों? बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। और अहम 30 नवंबर वाला, दिस इज नॉट ए सब्सिक्वेंट इवेंट बिकॉज इट अकर्ड। अच्छा, ध्यान से एक दफा फिर पढ़ लें, कहीं ऐसा तो नहीं अक्कर पहले हुआ हो, आइडेंटिफाई 30 नवंबर को हुआ हो। फायर एट वन ऑफ वेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द वेल, न्यू वेल विल टेक। हाँ, ये अक्कर ही बाद में। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए सब्सिक्वेंट बिकॉज इट अकर्ड आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंस। अकर्ड के ऊपर खास तौर पे उसको अंडरलाइन कर लेना, ये अक्कर ही बाद में हुआ है। भाई ये तीनों इवेंट्स क्लियर? जी जी।
अच्छा गैप क्यों आ रहा है, ये बाज़ औक़ात प्रैक्टिकली डिफरेंट रीज़न हो सकती है। हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस वालों ने टाइम ज़्यादा दे दिया हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो इस वजह से। नॉर्मली गैप 4-5 दिन का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता नॉर्मली गैप। आपने बिल्कुल सही, लेकिन क्वेश्चन में उसने दे दिया तो हमने उसके ऊपर हमें उस तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा उसको बताएंगे। डिले ज़्यादा है, ठीक है, या आगे क्यों लगी होगी, सिगरेट पी रहा होगा, कोई बैठे होते उधर बैठ के कुएं के तेल पे सिगरेट पी रहे हो। ये रेंट के बाद 120 एक्सटेंशन ले ली होगी उसने, एक्सटेंशन ले ली होगी। हाँ जी चले, क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं क्या कर रहे, आगे चलते हैं। नहीं ये लॉ की केस स्टडी नहीं है, हाँ डेज को काउंट ना करें, लॉ की केस स्टडी नहीं है, ये सिंपल। अच्छा इसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी कैरिड आउट। तो पहले हम इवेंट के बारे में, हर एक के बारे में बताना है। 15 अगस्त के इवेंट के बारे में पहले बताइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्ट, और प्रोसीजर्स कौन से होंगे, बैंकरप्सी और डेटर वाले, वो 1 पेजर या चैप्टर 10 जो भी आपने कवर किया। क्लियर? उसमें था ये बैंकरप्सी नया था, चलिए वो। सेकंड 1 नवंबर, इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पैसिव रिव्यू। और प्रोसीजर क्या होंगे, टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो गया, नहीं, ये प्रोसीजर्स पहले स्पेसिफिक इवेंट को डिस्कस करें, फिर उसके बाद वो आएंगे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, अमेंड किया है नहीं किया, वो तो उसके बाद वाली बात है ना। वो तो मुझे पूरा यकीन है आप लिख देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं पहले इस इवेंट के क्या इस इवेंट के स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखने चाहिए। हाँ चलें, आप ये कह रहे हो कि पहले आप ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ने एग्री किया कि नहीं किया, फिर प्रोसीजर करेंगे, ऐसे कर दें। आपने मैनेजमेंट से ये इवेंट सामने आया, आपके प्रोसीजर क्या होंगे, डिस्कस विद मैनेजमेंट हाउ टू डील विद दिस इशू, फिर इफ मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शैल परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर। अब बताएं, फिर यहाँ पे बताएंगे ना, इसके साथ बताएं फिर, नहीं आपने बताना, फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे समंदर में। ओशन गेट वालों ने अब नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया अपना, आपने कहा मैं फिजिकली इंस्पेक्ट किया, उन्होंने कहा हम ये इसी का इंतजार कर रहे थे, आजा लेके चले। समंदर की तह में फिजिकल इंस्पेक्शन है ना, पहले टाइटैनिक पे हो गया। अगर पॉसिबल हो तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देख लें, टीवी चैनल की रिपोर्ट्स देख लें, कुछ वीडियोस वगैरह वहाँ पे किसी ने करीब वाले बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड के अपलोड कर दी होगी, वो वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं जिससे अंदाज़ा होगा इवेंट अगर हुआ कि नहीं। फिर इससे कंपनी के एसेट्स कितने डिस्ट्रॉय हुए, एसेट्स की लिस्ट ले सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल डैमेज से कोई लीगल एक्शन या पेनल्टी एक्सपेक्टेड तो नहीं, लॉयर से पूछेंगे, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये 3-4 प्रोसीजर लिख देंगे। फिर इसके बाद आगे फर्दर क्या करेंगे, मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, पहले मैनेजमेंट फिर रिवाइज करेगी, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करेंगे। न्यू ऑडिट रिपोर्ट में 2 चीजें चेंज होंगी, एक एम्फसिस ऑफ मैटर और एक डुअल डेटिंग। और फिर डुअल डेटिंग बस इतना काफ़ी है, अगर ख़ास तौर पे पूछे तो डुअल डेटिंग को एक्सप्लेन कर दें कि इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं, डेट को भी हम डेट के साथ भी मेंशन कर सकते हैं एक्सेप्ट, या एम्फसिस ऑफ मैटर अदर मैटर के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करते नोटिफाई करेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू ना करे। अगर स्टिल मैनेजमेंट इशू करती है, राइट टू स्पीक एट एजीएम है, वहां पे बोल रहे। लास्ट 30 नवंबर, इसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ठीक है, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं। इसके बारे में कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कोई प्रोसीजर। हाँ अगर ये फिर से सुन ले ध्यान से, अगर ये अकर पहले हुआ होता ना, और एग्जाम में ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा, मार नहीं खानी आपने यहाँ पे,
ये ना आई कैप ने अकर पहले करवा के आइडेंटिफाई बाद में करवाया हो आपके सर ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद इवेंट आया था, तब मैंने जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी इस चीज की। मैंने क्लियरली बता दिया अगर पहले हुआ हो आइडेंटिफाई बाद में हुआ हो तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट होता है, लेकिन इस केस में नहीं है क्योंकि ये इवेंट अकर ही फाइनेंशियल इशू होने के बाद। भाई क्लियर? चलिए यहाँ पे इस टॉपिक को मजीद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि काफी है। वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कर लें। कर लेते हैं कुछ कर लेते हैं 10-15 मिनट तक 2-3 क्वेश्चंस के स्टडीज हैं। अच्छा एक स्टूडेंट ने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, कहा सर ये जो आप सब्सिक्वेंट इवेंट में पढ़ा रहे हैं सारा कुछ, ये सारी ट्रांजैक्शन तो साल खत्म होने के बाद हुई हैं, हम तो उस साल का ऑडिट ही नहीं कर रहे जिस साल ये ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? हम 2022 ईयर एंड में सिर्फ 2022 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, नॉर्मल यही करते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट यही है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो ईयर एंड के बाद अकर होंगी, लेकिन यूजर्स को बता देना अहम है। सब्सिक्वेंट मैं क्लियर? ये सब्सिक्वेंट इवेंट को टिक कर ले, ये अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर आपने करके जाना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, डिस्कस वेदर इट वुड बी नेसेसरी टू ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मैटर। ये तो रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक आ गया, किसको अंडरलाइन करना है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। कभी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कहता है, कभी रिप्रेजेंटेशन लेटर कहता है, कभी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कह देता है, ठीक है, मुख्तलिफ नाम। रिप्रेजेंटेशन जहां आ गया समझ जाइए कि रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर की बात कर रहा है। यू आर द मैनेजर ऑफ सबा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ टाइगर लिमिटेड। टाइगर लिमिटेड पे फोकस करें, क्लाइंट है हमारा। While reviewing the draft financial statements and the working paper file, following matters have come to your attention। बताना क्या है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जरूरी है या नहीं। पहला केस, नो सब्सिक्वेंट इवेंट्स वर आइडेंटिफाइड। नो सब्सिक्वेंट इवेंट हमने रिक्वायर करता है, रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, सब्सिक्वेंट इवेंट क्लाइंट कह रहा हो चाहे सर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, हमने भी प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, रिटर्न फॉर्म में लिखवा लेना है। सेकंड, ड्यूरिंग द स्टॉक काउंट सर्टेन आइटम वर फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट अपीयरिंग इन स्टॉक शीट प्रोवाइडेड बाय टीएल। द मैनेजमेंट इन्फॉर्म यू दैट दीज आइटम वर सोल्ड बट वर नॉट डिस्पैच्ड अपॉन कस्टमर्स रिक्वेस्ट। कि ये आइटम सेल हो चुकी हैं लेकिन कस्टमर को अभी डिस्पैच नहीं की। बताइए क्या आप इसमें ये सिचुएशन रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड वाली लिस्ट में नहीं है। क्या इसमें कोई जजमेंट, एस्टिमेट्स, फ्यूचर प्लान, कोर्स ऑफ एक्शन है? नहीं, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन लेने की क्या जरूरत है? आप सीधा कस्टमर का सेल्स ऑर्डर चेक करें, पता चले ऑर्डर दिया कि नहीं, कंफर्मेशन लेटर उसको सेंड करें, जवाब आ जाए तो पता चल गया। और ये भी देखें ईयर एंड के बाद इसने उठा लिए कि नहीं। आपको याद है कि मिलती जुलती केस स्टडी थी जिसमें उसने कहा था 52 मिलियन का था शायद, स्टॉक बढ़ा था, 20 दिन गुजर गए ईयर एंड के बाद 2 बिलियन का उठाया, 50 का उठाया नहीं। तो हम इन प्रोसीजर से इसको, यहाँ पे उसने पूछा नहीं है कि वेरिफिकेशन के प्रोसीजर क्या होंगे, यहाँ पे कमेंट सिर्फ एक ही करना है, रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, प्रोसीजर नहीं बताने। लेकिन प्रोसीजर एडिशनली आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरह की केस स्टडी कोई किसी और टॉपिक में दे के आपसे कहता है प्रोसीजर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये सेल जेन्युइन है कि नहीं, ये स्टॉक किसके रिकॉर्ड में आना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा? हम सेल्स ऑर्डर को इंस्पेक्ट कर लेंगे, हम कंफर्मेशन लेटर उस कस्टमर को सेंड करेंगे, हम सब्सिक्वेंट ईयर एंड के बाद देखेंगे सब्सिक्वेंट टू द ईयर डिस्पैच हुआ कि नहीं। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या एप्रोप्रिएट है? रिप्रेजेंटेशन नॉट एप्रोप्रिएट बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड बाय एस, नो जजमेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व एंड अदर एविडेंस इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। डन जी।
Third, TL has a policy for making full provision against receivable when they became overdue for 360 days or more. यानी उनकी पॉलिसी या 360 डेज से ओवरड्यू हो जाए, फुल प्रोविजन उनकी रिगार्ड करनी. However, 3 customers were not fully provided for in accordance with the TL's policy. 3 कस्टमर इसके मुताबिक नहीं किए गए. इसका मतलब पॉलिसी ठीक अप्लाई की गई. अगर वो कहे सारे एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, 3 को रिवैल्यू नहीं किया, लेकिन चाहे कोई रीजन बता दे, फिर भी सेलेक्टिव एप्लीकेशन तो नहीं होती ना पॉलिसीज की. ये काउंटिंग पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा कि वो सिमिलर ट्रांजैक्शन में सब पे अप्लाई होनी है. However, 3 customers were not provided for income. The management contended that they are rigorously following up these parties and are confident to recover the outstanding balance very soon. बताइए सही मिस स्टेटमेंट है क्या नहीं? वो जैसे वो एक्सपर्ट रिपोर्ट में भी कहते रहे हम फॉलो अप कर रहे हैं, एक्सपर्ट को हमने कहा है, वो कह रहा है 6 महीने के अंदर रिपोर्ट फाइनल कर देगा. हमने कहा तो पॉलिसी वायलेशन थोड़ी होगी, या तो फिर सबको कॉस्ट पे लेके चलो, सबको रिवैल्यू करना चाहिए, नहीं कर सकते तो सबको कॉस्ट पे कर लो, सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं करने. तो बताइए क्या रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? लेकिन ये तो जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है प्रोविजन फॉर फैक्ट. हाँ जी शाबाश, सबसे अहम चीज ये मिस स्टेटमेंट है. इसलिए मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में एप्रोप्रिएट नहीं है. अच्छा, लेकिन एक और चीज, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन तो ऑब्टेन करते हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे? ये मटेरियल है, कहाँ लिखा हुआ है? ये तो हमारा चैप्टर 4 में पहला केस स्टडी का शायद असूल है, दूसरा तीसरा था कि अगर केस स्टडी में जब तक खुद से इमटेरियल ना कह दे तो वो मटेरियल है, यानी उसे इमटेरियल अज्यूम नहीं करना. बताया था ना कि जब भी फैक्ट नहीं बताएगा हम मटेरियल कहेंगे, इफ मटेरियल इफ परवेसिव, इफ इमटेरियल करके नहीं करते. इफ जब तक खुद ना कहे तब तक इमटेरियल नहीं होती आइटम जो एग्जाम में आ जाए. तो पहले में रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट, दूसरे में एप्रोप्रिएट नहीं क्योंकि अदर एविडेंस क्लियरली अवेलेबल है, एस्टिमेट्स वगैरह नहीं है. थर्ड में है तो थोड़ा सा एस्टिमेट से रिलेटेड, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट होता तो हम कह सकते थे, लेकिन मिस स्टेटमेंट है. शाबाश. फोर्थ, there was only one litigation pending against a company which has appropriately been disclosed in the financial statement. लिटिगेशन से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड. क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है लिटिगेशन के हवाले से वो सेंटेंस क्या होता है जो रिप्रेजेंटेशन देता है मैनेजमेंट? वो सेंटेंस याद है? दैट वी मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड all the litigation that have effect on financial statements. In financial statements के 2 ऑडिटर, चले कोई नहीं पढ़ा हो तो काफी है, ठीक है. तो लेकिन बहरहाल लिटिगेशन के हवाले से रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है. क्लियर हो गया जी? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? इस तरह का क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे आया तो? इसमें याद रखिएगा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर क्या जब वो रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं पूछता है, क्या हमने इसके प्रोसीजर बताने होते हैं? क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ इवेंट तो बता रहा है, इवेंट जरूर कुछ ना कुछ बता रहा है, जैसे यहाँ पे प्रोविजन वाला है, लेकिन रिक्वायरमेंट में उसने प्रोसीजर नहीं पूछे. रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतना पूछा है रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं. जी जी. हाँ, इसको आप जैसे ICAP का रूल है कि हर पार्ट नए पेज से स्टार्ट करें, तो उसमें आप हर पार्ट नए पेज से स्टार्ट कर लें इसको, यानी 2 का 1 अलहदा पेज पे, 2 अलहदा पेज पे, 3 अलहदा, 4 अलहदा. ठीक है. लेकिन ICAP असल में ज़्यादा जोर देता है ये जो रिक्वायरमेंट में पार्ट A B होते हैं ना, इसके ऊपर. इसमें चूंकि ICAP ने रिक्वायरमेंट के अंदर, तो अगर ICAP से पूछे ना, ICAP कहेगा इस क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है ऑफिशियली, क्योंकि नहीं है, वाकई नहीं है. तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो सारे एक पेज पे कर लें, चाहे अलग पेज पे. क्यों भला? रिक्वायरमेंट में पार्ट A भी नहीं है, क्वेश्चन के हिस्से हैं रिक्वायरमेंट में पार्ट A भी. अब ये आपकी अपनी जजमेंट होती है इस तरह के क्वेश्चन में
कि आप चाहे सेम, ये आपकी जजमेंट है और दोनों सूरतों में ठीक होगा, चाहे सेम पेज पे कर लें चाहे अलग पेज पे कर लें। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम पेज पे करना ज़रूरी होते हैं, एथिक्स वाला क्वेश्चन, रिस्क वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। और अगर वो एक से ज़्यादा सिचुएशंस दे के पूछे प्रोसीजर भी बताओ, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताओ, तो हम वो एक सिचुएशन को इकट्ठे डिस्कस करते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर। दो पार्ट्स है, दोनों की समझ नहीं आई। लेकिन ये समझ आ गई हाउ वुड यू प्रोसीड, इसका मतलब ये है प्रोसीजर्स बताने हैं और अगर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट आता हो वो भी बताना है, क्योंकि क्लियरली सिर्फ प्रोसीजर नहीं पूछे। जब वो ऐसा पूछे ना आइटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन, हाउ वुड यू प्रोसीड, तो इससे क्या मुराद होती है, प्रोसीजर और रिवॉर्ड दोनों बात। जहां पे क्लियरली जब तक ना कह दे प्रोसीजर्स, तब तक आपने हर एक रिपोर्ट को भी जिक्र कर देना। एनालाइज द अबव सिचुएशन का मतलब क्या है, इसका एनालाइज की बजाय कभी कभार इवैल्यूएट भी वर्ड बोलता है। सिचुएशन का ऊपर पढ़ो, देखो इसमें क्या मसले हैं, किस चैप्टर के मसले हैं। यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ XYZ and company chartered accountants, following matter is under your consideration. Mansoor Limited has entered into significant related party transaction. Related party transaction को underline कर ले। During the year which are approved by board of directors and appropriately disclosed. तो मसला क्या है? The management has also agreed to provide a written representation, but you have not received it yet. क्या रिप्रेजेंटेशन, पहले तो यह बताए क्या रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है, इस सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हमें रिलेटेड पार्टी को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने चाहिए? नंबर कम है और फिर कह रहा है एंड अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज। इसका मतलब है हम ये चेक कर चुके हैं कि ये अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये कमेंट कर देना है कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय ISAs है, इसीलिए इस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है, रिप्रेजेंटेशन जरूर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा अभी तक मिली नहीं है रिप्रेजेंटेशन, तो क्या डिस्कस करें? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एज सून एज पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाए, और अगर मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, स्कोप लिमिटेशन है, इफ मटेरियल इफ परवेसिव डिस्कस करेंगे, सिंपल इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ उसने ये पूछा है अगर मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना करे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यही है ना। विच क्लियर अल्फाज में उसने नहीं कहा मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसे कहता आप फौरन पिक कर लेते कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। उसने थोड़ा सा इनडायरेक्टली कहा है कि आपको रिप्रेजेंट, एक्टिव को पैसिव वाइज में चेंज करते हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं मिली। ये नहीं कहा मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं की, क्या कहा आपको रिप्रेजेंटेशन, तो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं की ना, तो उसी पे कमेंट करना है, अगर प्रोवाइड कर दे तो ठीक, नहीं करे तो स्कोप लिमिटेशन। क्लियर जी। चलिए इसको फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम वैसे और क्वेश्चन भी थे, लगे हाथों ये भी हो जाए, निमट जाए। छोटी सी केस स्टडी है, बेचारी परेशान होती रहेगी कि सारी केसें मुझे छोड़ दिया। एक्सप्लेन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द अबव वुड बी रेफर टू इन द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेटर ऑफ वीकनेस नहीं बोल रहा, लेटर ऑफ वीकनेस तो इंटरनल कंट्रोल, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006। फॉलोइंग points have arisen during the audit for the year ended 30 June 2006 of Compo, a nationwide dealer in used cars. During the year, 5 of Compo's properties were revalued by an independent surveyor. क्या रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? जो इसने लिखा है ना 5 ऑफ प्रॉपर्टीज, इससे मुझे लग रहा है सारी रिवैल्यू नहीं करवाई, इससे मुझे लग रहा है अगर वो 5 ऑफ का वर्ड यूज ना करता, कहता कि ऑल प्रॉपर्टीज वर रिवैल्यूड, हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है। रिवैल्यूएशन में सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं वैल्यूएशन के हवाले से। यहाँ पे 5 ऑफ से लग रहा है हमें कि टोटल नंबर ज्यादा था
कुछ को रिवैल्यू कराया, कुछ को नहीं करवाया, इसलिए क्या हुआ ये मिस स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन नॉट एप्रोप्रिएट. सेकंड, वन प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर टू द मार्केटिंग डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल है. रिलेटेड पार्टी रिक्वायर्ड बाय आईएसएस. द डायरेक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड टू मेक प्रोविजन अगेंस्ट बैड डेट, मिस रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, नहीं है. तो पहला और तीसरा दोनों मिस स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं. सेकंड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसमें रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट. और ये ध्यान में रखिएगा, रिवैल्यूएशन पे रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है अगर सही पॉलिसी अप्लाई की गई है. अगर रिवैल्यूएशन में गड़बड़ है फिर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं, फिर मिस स्टेटमेंट है. क्लियर जी. चलिए अब हमारा टॉपिक है, ये तो क्वेश्चन की डिस्कशन थी ना, अब हमारा टॉपिक है चैप्टर 20 के बाद 21 जो कि रिलेट करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से. और इससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अब जो आने वाले टॉपिक्स है ना बच्चों वाले, बहरहाल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिक, कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है क्या? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, या इसे ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं, बल्कि प्रैक्टिस में वर्किंग पेपर ज्यादा मशहूर है. रिटन रिकॉर्ड है किस चीज का? 3 चीजों का. प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन. ऑडिटर ने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए, इनसे क्या एविडेंस मिला, इस एविडेंस की बेस पे वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा. कंक्लूजन यही होता है कि ठीक है कि गलत है. इन सब का रिटन रिकॉर्ड क्या कहलाता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कुछ रूल्स हैं, ठीक है. ये थोड़ा सा अहम चीज है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप कौन सी है? ये थोड़ा स्ट्रेंज कंसेप्ट. ओनर कौन है डॉक्यूमेंटेशन? क्लाइंट कहता है एंड पे ये वर्किंग पेपर मुझे दे दो. ऑडिटर कहता है क्यों दो? कहता है भाई मेरे से पूछ के सारे वर्किंग पेपर बनाए हैं तो मेरे हुए ना. कहते नहीं, तेरे साथ एग्रीमेंट हुआ रिपोर्ट देने का, तुझे सिर्फ रिपोर्ट देंगे, बाकी हर चीज हम अपने पास रखेंगे. कोर्ट ने ये फैसला किया हुआ है लीगल केसेस में, वर्किंग पेपर्स आर ओनरशिप ऑफ ऑडिटर. कल कल को ऑडिटर का आईकैप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आ गया, ऑडिटर क्या दिखाएगा कि क्या करता रहा है? तो वर्किंग पेपर्स किसके हैं? रिटेंशन ऑडिटर की है, ऑडिटर ओनर है. क्लियर? हाँ, ऑडिटर ओनर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ऑडिटर जिसको चाहे गिफ्ट दे दे, जिसको चाहे गिफ्ट दे दे. क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल. जब तक क्लाइंट की इजाजत नहीं होगी वर्किंग पेपर का एक सफा कॉन्फिडेंशियल रखना है. हाँ, अगर क्लाइंट इजाजत दे दे और ऑडिटर चाहे तो फिर किसी को हम वर्किंग पेपर दे सकते हैं, जैसे कमिंग ऑडिटर को. ठीक है, तो ओनर क्लाइंट ऑडिटर है वर्किंग पेपर का, ओनर ऑडिटर. लेकिन इसका यह मतलब नहीं किसी को गिफ्ट देते, इसका यह मतलब भी नहीं कि सर्दी ज्यादा लगे आग जला के उसको हाथ सेकना शुरू कर दिया. इसका यह मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं करे. ओनर होने नॉर्मली तो रूल ये था, जो चीज हमारी बाइक है जो मर्जी, इसका गर्मी ज्यादा लग रही है जला के हाथ से, हमें क्या इससे गर्मी ज्यादा. हाँ, तो अपनी बाइक जलाएगा तो पागल ही कहेंगे हैं, तो गर्मी ज्यादा लग रही थी बाइक जला दे, हमें कहा चल जलाने थी, सर्दी पे जला दे. तो इस ओनरशिप का ये मतलब नहीं है कि जो मर्जी करे वर्किंग पेपर के साथ, ना ना. ऑडिटर के ऊपर कुछ प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, 2 प्रिंसिपल है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, रिटेंशन प्रिंसिपल. कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये किसी के साथ शेयर नहीं करने वर्किंग पेपर, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जब तक क्लाइंट की इजाजत ना हो. और रिटेंशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये संभाल के रखने, वैसे तो ये फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पे डिपेंड करता है, कुछ फर्म 10-10 साल तक भी संभाल के रखने, कुछ 7 साल तक संभाल के रखती है, लेकिन कम अज कम 5 साल तक वर्किंग पेपर संभाल के रखने हैं.
ठीक है, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि लेटर कौन होगा, ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट। पहले सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, बाद में कंसोलिडेटेड बनती है ना। कभी ऐसा भी हुआ सिंगल के बगैर कंसोलिडेटेड, तो ऑडिट भी इसी तरह पहले सिंगल का होगा, बाद में कंसोलिडेटेड का होगा। बहरहाल उसने दोनों लिखे, हम भी एग्जाम में दोनों लिखेंगे, विच एवर इज लेटर। भैया समझ आ गया ओनरशिप किसकी है, लेकिन उसमें कुछ प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी क्या, दूसरी क्या, इसका पर्पस क्या है, वर्किंग पेपर्स का क्या करना है, मकसद प्राइमरी पर्पस है। हमारे पास यही तो एविडेंस होता है कि हमने आईएसए के मुताबिक काम किया है, वरना कोई मानेगा ही नहीं। हम लोग समझेंगे घर बैठ के टिकू ऑडिट करते रहे। हाँ कहेंगे नहीं, वर्किंग पेपर देखो, स्टॉक शीट के वर्किंग पेपर है, ये कंफर्मेशन लेटर के हैं, ठीक है, ये सारे हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए हैं। वर्किंग पेपर इस बात का कि हमने आईएसए को कंप्लाई, और जो ओपिनियन दे रहे हैं उसके बेस है, उसकी बेस है, ठीक है। हमारे एक सीनियर कहा करते थे कि व्हाट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी सपोर्टेड। तो वो सपोर्टेड कैसे, जो रिपोर्ट कर रहे हैं ओपिनियन है, और जो सपोर्टिंग में आपके पास है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं फिर भी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं फिर भी व्हाट एवर इज रिपोर्टेड सपोर्टेड। पर्पस ये है भाईजान, प्राइमरी पर्पस ये है। ये तो प्राइमरी पर्पस हो गया, फिर कुछ एडिशनल या सेकेंडरी पर्पस भी है, यानी कुछ एडिशनल फायदे भी हो जाते हैं। वो फायदे क्या हो जाते हैं कि टीम को रिटर्न फॉर्म में आप प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस करेंगे ना, टीम को आसानी होगी। रिटर्न फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दी जाए आसानी होती है, ज़बानी कलाम में इंस्ट्रक्शन दे समझना मुश्किल होता है, ठीक है। ये जूनियर्स को असिस्ट करते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्म, सीनियर को असिस्ट करते हैं डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू में। सीनियर के लिए, जूनियर के लिए रिटर्न फॉर्म में काम करना आसान है, सीनियर के लिए उसे रिव्यू करना आसान है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बाद में आई कैप करेगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में साबित करना कि हमने आईएसए को कंप्लाई किया आसान है। अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन होती है, अकाउंटेबिलिटी हर वर्किंग पेपर के ऊपर बताया था, जिस बंदे ने प्रिपेयर, कम से कम 2 लोगों के नाम होते हैं। प्रैक्टिस में जाएंगे ना आपको एक सिंगल पेज भी मिलेगा ना जो कि ऑडिट फर्म ने प्रिपेयर किया, उस पर कम से कम 2 लोगों के इनिशियल्स होंगे, एक जिसने प्रिपेयर किया और एक जिसने रिव्यू किया, ठीक है जी। कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड कह रहा है ना, प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ये ऑफिशियली प्राइमरी पर्पस ये है डॉक्यूमेंटेशन के, क्या आईएसए के साथ कंप्लायंस का सबूत है कि हमने आईएसए के सारे प्रोसीजर जो कहता था पूरे कर दिए, और बेसिस ऑफ ओपिनियन है कि जो भी ओपिनियन दे रहे हैं उसकी बेस हमारे पास ये है। रिपोर्ट में लिखना होता है ना, वी हैव सफिशिएंट बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। प्रैक्टिस में हम टीम मेंबर्स के लिए जो सबसे अहम पर्पस है ना वर्किंग में, वो है कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, कि अगले साल ये देखने के लिए कि पिछले साल क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुए थे इस एरिया में, वर्किंग पेपर को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड क्या कहता है स्टैंडर्ड ये कहता है, अगर जूनियर पूछे ना सीनियर से कि सर मैंने डेटर्स के एरिया में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तो सीनियर को चाहिए जवाब दे कि पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम ऑब्टेन करो, इनके सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, फिर इसके बाद इनके कंट्रोल्स को असेस करो, फिर अगर कंट्रोल्स वीक है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करो, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करो। ये कहता है स्टैंडर्ड कि जब जूनियर पूछे ना क्या करना है तो उसको ये बताए। प्रैक्टिस में जूनियर जब सीनियर से पूछता है सर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है डेटर पे, कहता है फाइल उठाओ पिछले साल की छाप दो। क्या कहता है, फाइल उठाओ पिछले साल की छाप दो। वो सब कुछ छाप देता है। जहाँ पे चाय का कप छपा हुआ था ना पिछली दफा, वही पे चाय का कप भी छाप देता है। और जहाँ पे पिछले साल जिस वर्किंग पेपर में मक्खी मरी हुई थी वो भी छाप देता है। इसे कहते हैं मक्खी में मक्खी मारना। तो इसी बात से निकला है। तो ये क्या ये अप्रोच ठीक है? गलत है अप्रोच।
आप चाहे गलत काम करते रहें लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना ये काम गलत है। तो ये क्योंकि हमने पिछले साल के प्रोसीजर पिछले साल की रिस्क असेसमेंट की बेस पे डिसाइड होते हैं। इस साल के प्रोसीजर रिस्क रिवाइज हर साल रिवाइज होता है। हर साल क्या हो सकता है, एक्सेप्टेंस स्टेज में कुछ और रिस्क हो, लो हो, तो उसके बाद में रिवाइज हो जाए, उसी ऑर्डर में रिस्क रिवाइज होता है, तो फिर पिछले साल की बात है। बहरहाल पर बस समझ आ गए, कोई प्रॉब्लम? अब कहता है दो टर्म्स हैं, एक है ऑडिट वर्किंग पेपर, एक है ऑडिट फाइल। इन भाईजान के नोट ये ऑडिट के लिए हैं, ये नोट्स सबके लिए। अकाउंटिंग के लिए कौन सा रजिस्टर है? अकाउंटिंग के लिए, लॉ के लिए ये, हाँ दूसरा है और भी रखा हुआ है, ये भी है, ये भी भाई के वर्किंग पेपर है, ये भी भाई के वर्किंग पेपर है, ये भी भाई के वर्किंग पेपर। बैग ही दे दे यार एक। ये भाई की ऑडिट फाइल है? ऑडिट फाइल क्या है? वो स्टोरेज मीडिया जिसके अंदर वर्किंग पेपर्स रखे जाते हैं संभालने के लिए। संभालने के लिए आपने बॉक्स फाइल देखी होगी बड़ी बड़ी, वो नीले रंग की या बाद काले ब्लैक कलर की बॉक्स है, वो ऑडिट फाइल्स हैं। उनके अंदर जो सफ़े लगे होते हैं वो वर्किंग पेपर्स हैं। तो वर्किंग पेपर ऑडिट फाइल में फर्क समझ आया? ऑडिट फाइल वो, हाँ जी, अगर जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो यूँ समझ लें कि वो जो कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं ना, हमारी फाइल, और उसके अंदर जो MP4 MP3 और कभी कभी .pdf की फाइल रखते हैं, वो हमारे वर्किंग पेपर्स हैं। तो ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में फर्क समझ आ गया? ऑडिट फाइल के अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट फाइल दो तरह की होती है। ऑडिट फाइल, एक वो ऑडिट फाइल जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ करंट ईयर से रेलिवेंट है, और एक वो फाइल जिसमें ऐसे वर्किंग पेपर्स होते हैं जो करंट प्लस फ्यूचर ईयर से रेलिवेंट है। नहीं समझ आई ना बात? अच्छा पहले फिर एग्जांपल दीजिए, कंसल्ट मैं नहीं समझा रहा, डायरेक्ट एग्जांपल ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा है इस पर। अगर हो डेटर कंफर्मेशन लेटर करंट फाइल में आएगा परमानेंट में? करंट में। क्रेडिटर अकाउंट स्टेटमेंट क्लाइंट के, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करंट में। रिप्रेजेंटेशन लेटर, अच्छा क्लाइंट का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें सिस्टम के बारे में, क्लाइंट के सिस्टम के बारे में डॉक्यूमेंटेशन परमानेंट। क्यों? वो हर साल चेंज नहीं होता, वो सिस्टम जो है वो सेम। शाबाश। आखिरी क्वेश्चन, अगर आपने ये सही बता दिया इसका मतलब करंट फाइल और परमानेंट फाइल का फर्क समझ आ गया। क्लाइंट ने 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया, इसका रीपेमेंट शेड्यूल है, कहां आएगा? परमानेंट फाइल। शाबाश। तो करंट फाइल और परमानेंट फाइल में फर्क समझ आ गया? करंट फाइल में, अच्छा इसको अलग-अलग क्यों करते हैं भला? करंट फाइल को अलग और परमानेंट को अलग क्यों किया? हाँ, क्योंकि जो परमानेंट फाइल है ये अगले साल में भी एविडेंस के तौर पे यूज हो सकती है। ये परमानेंट फाइल की डॉक्यूमेंटेशन अगले साल भी एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है। अगले साल से ही सिस्टम देख लेंगे, अगले साल यही लोन एग्रीमेंट चलेगा, अनलेस के रिवाइज हो जाए। अगर रिवाइज हो गया तो जाहिर है फिर रिवाइज डॉक्यूमेंट होता है, वरना नॉर्मली परमानेंट फाइल की चीजें हम अलग क्यों करते हैं करंट से? क्योंकि ये अगले साल एज एविडेंस यूज होंगे। बाकी उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर करंट। रिस्क हर साल असेस करते हैं। मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन, ऑडिट प्लान, ठीक है, करंट में आएगा। अच्छा एक है कम्युनिटी वायर शेड्यूल। ये होता क्या है? जो मिस स्टेटमेंट हम एक पेज में इकट्ठी, जो इमटेरियल होती हैं, मटेरियल तो फौरन कहते हैं क्लाइंट को करेक्ट करो नहीं तो हम ओपिनियन करने लगे। इमटेरियल को जहां पे इकट्ठे करते हैं जिस जगह पे, कम्युनिटी वायर शेड्यूल। और क्यों इकट्ठे कर रहे होते हैं?
ताकि एंड पे जाके देख लें मटेरियल है कि नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा सर पेपर कैसा होना चाहिए, ऑडिट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या उसमें कैलकुलेशंस करनी है या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में इंग्लिश लिखनी है या बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं, या कभी कोई डायग्राम भी बनानी पड़ती है। व्हाट शुड बी फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। सवाल कितना लिखना है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि 6, सिर्फ हेडिंग देनी है कि डिस्क्रिप्शन भी। यह है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या आप जो वर्किंग पेपर बना रहे हैं उसकी शक्लो सूरत कैसी होनी चाहिए। अब कोई स्टूडेंट मेरे से पूछे शक्लो सूरत कैसी होनी चाहिए, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने पेपर ऐसे अटेम्प्ट कर। देखिए कभी तो एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन आ गया तो आपको कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगी, रिस्क असेसमेंट वाला, ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर वो आपसे कोई एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, परमानेंट फाइल की एग्जाम्पल्स, आपको बुलेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन के ऊपर, कि आपने सिर्फ हेडिंग लिखनी, डिस्क्रिप्शन लिखनी है बुलेट फॉर्म में या तो आपका पेपर डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन जनरल रूल सुन लें, जनरल रूल, आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि दूसरी तरफ जो एक्सपीरियंस ऑडिटर बैठा हुआ है, जिसने आपका ऑडिट का पेपर चेक करना है, उसे पता चल जाए आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, आपने क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, और कोई मसले मसाइल अगर बड़े हों, वो भी कोई बड़ी अहम कैलकुलेशन है उसकी वर्किंग भी शो करवाई हो। उसी तरह हमसे कोई पूछे कि ऑडिट वर्किंग पेपर कैसे होने चाहिए, हम कहे भाई ये तो ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, और कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। कम्प्लेक्स है एरिया, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करो, ठीक है। इजी है, रिस्क कम है, कम प्रोसीजर परफॉर्म करो। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो फिर ऐसे टूल्स यूज करो जिनमें कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे एक्सेल वगैरह। वो तो डिपेंड करता है। लेकिन एक रूल आपको बता रहा है कि एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल। एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल क्या है, आपके वर्किंग पेपर ऐसे होने चाहिए कि कोई भी दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर से मुराद आपकी फील्ड का बंदा, वो साइंसदान नहीं, कोई साइंसदान कोई आके जितने मर्जी आप, असल में इसमें प्रॉब्लम पता है, मेन कंसर्न बताता हूँ। होता यूं है, आपके आर्टिकल्स होते हैं 3.5 साल के, लेकिन वर्किंग पेपर रिटेन करने होते हैं 5 साल तक। तो हो सकता है आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाएं, आपने वर्किंग पेपर बनाए थे, फर्म के हवाले करके आप चले जाएं, फर्म की ओनरशिप है ना, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, कोई और मसला हो जिसकी वजह से पता चले कि देखे प्रोसीजर परफॉर्म किया कि नहीं, तो बताइए क्या फर्म को आपको बुलाना चाहिए आपकी करंट जॉब से, आगे बताओ क्या कर गए हो। क्या आपके वर्किंग पेपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। प्रैक्टिस में ये वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सारी रिक्वायरमेंट को कवर करता है, जो जो कुछ बता रहा है एक लफ्ज में सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। क्या वर्किंग पेपर कैसे होने, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद से बता दें, उसको देखे कोई भी हमारी फील्ड का बंदा होना चाहिए, आपका वर्किंग पेपर देख के बता दे कि क्या काम किया है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, बड़ा मसले मसाइल क्या आए थे प्रोसीजर परफॉर्म करने के दौरान। यह है एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल, और ये इस वजह से बनाया गया है ताकि जब आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाएं, आपके वर्किंग पेपर को बाद में चेक करने की नौबत आए तो आपको ना बुलाना पड़े। क्लियर। जो भी एक्सपीरियंस ऑडिटर है आपके वर्क, जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, ये उसने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन सा, क्यों बोला, क्योंकि टीम का हिस्सा हो, आधी बातें तो उसे वैसे पता होंगी। आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, ऐसे कि जो स्टूडेंट क्लास में नहीं है वो आपके वर्किंग पेपर देखे और उसे पता चल जाए कौन सा कंसेप्ट समझाया, क्या एग्जांपल दी है, क्या कैलकुलेशन थी। यही रूल है ना, इधर भी यही रूल है। लेकिन वो बच्चा, उस बच्चे को बेंचमार्क नहीं बनाया जो क्लास में मौजूद है, उसको तो पहले ही आधे कंसेप्ट बताओगे। किसको, जो क्लास में मौजूद नहीं लेकिन है ऑडिट का स्टूडेंट, ठीक है ऑडिट का स्टूडेंट। ये प्रिंसिपल समझ आया। फिर उसने कुछ फैक्टर्स बताए कि किन फैक्टर्स को सामने रखते हैं। रिस्क ज्यादा,
अच्छा, इसने 3 अल्फाज यूज किया, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। इसमें आपने, ये है इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, आपने सिर्फ इस कंसेप्ट को पढ़ते हुए एक्सटेंट के ऊपर फोकस करना है। एक्सटेंट क्या होनी चाहिए? रिस्क ज्यादा तो एक्सटेंट, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, बड़ा क्लाइंट है, कम्प्लेक्स क्लाइंट है, एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। अगर मैनुअली काम कर रहे हैं ज्यादा करना पड़ेगा, अगर कैट्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, काम रेपिटेटिव नेचर की होता है, जल्दी काम हो जाता है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, एक्सेप्शन। अगर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा परफॉर्म करो, एविडेंस जो ऑब्टेन करना है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुई वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। डायरेक्टर को कंफर्मेशन लेटर भेजा, हाँ भाई तेरे से 8 लाख लेना है, उसने कहा मैंने तो 7,95,000 देना है, एक सोच। दूसरी सोच कहता है मैंने तो 3 लाख देना है। किसमें एक्सेप्शन सिग्निफिकेंट है, किसमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। पहली में शायद ज़बानी कलाम में पूछ रहे यार 5,000 का क्या चक्कर है, क्लाइंट कहेगा सर पेमेंट आती जाती रहती है, वो अभी आ जाएगी कल परसों, तो उसमें ज्यादा एक्सटेंड की जरूरत तो नहीं है। ये है हमारा 2 कंसेप्ट है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इसमें। पहला कौन सा? डेफिनेशन, और दूसरा कौन सा? फैक्टर्स। अच्छा, अब आखिरी कंसेप्ट, इसके बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक। चाहे कल का वादा किया, चाहे कल का वादा, समोसे नहीं, समोसे भी रखेंगे, समोसे ये छुट्टी वाले दिन किसे, आगे छुट्टियां 1-2 आने वाली है ना, किसी छुट्टी वाले दिन चले कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। कंसेप्ट क्या है? अच्छा, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कहता है दुनिया के हर फर्म के किसी भी क्लाइंट का कोई भी वर्किंग पेपर देख ले, आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हर वर्किंग पेपर में मिलेगी। गैस करें क्या क्या? नेम किसका? फर्म का नाम के क्लाइंट का नाम के दोनों का? दोनों का होगा। शाबाश। अच्छा, आपने एक रूल ज़हन में रखना है, वर्किंग पेपर पे हर वो इंफॉर्मेशन हो कि वर्किंग पेपर आपको कोई दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी कहीं पे गिरा हुआ मिले ना, आपको पता चल जाए ये किस मुल्क के, किस फर्म के, किस क्लाइंट के, किस एरिया की, किस फाइल में लगना है, और ये किसका कसूर है कि उसने गुम किया है, हैं? किसका कसूर है, ये रूल रखा। तो बताइए वर्किंग पेपर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ क्लाइंट, जो एरिया कर रहे हैं वेरीफाई, जो असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं वो लिखे होंगे, जिस बंदे ने प्रिपेयर किया उसके इनिशियल, जिसने रिव्यू किया उसके, कब प्रिपेयर किया वो डेट, कब रिव्यू किया वो डेट। अच्छा, जरा सोच के बताइए, जिस एरिया की जो असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं, एरिया और असर्शन वो वर्किंग पेपर पे आएगी, उस एरिया और असर्शन के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आएगा कि नहीं? वो भी होगा, वो भी होगा। अच्छा, उसमें अगर आपने सैम्पलिंग के जरिए काम किया है तो उसमें जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो सैंपल आएगा, इनवाइस नंबर ये, इनवाइस नंबर ये, सैंपल, ताकि आप बता सके कि हमने 100 आइटम्स थी, उनमें से 15 का आइटम सेलेक्ट किया। सिर्फ ये लिख दे 15 आइटम सेलेक्ट की कि उनके नंबर भी लिखे, ताकि बाद में चेंज ना कर दें। और ये भी बताना चाहिए कि कैसे सिलेक्शन की, कि बस ये लिख दे सैंपल सेलेक्ट किया, बताना चाहिए कैसे सिलेक्शन की, बेसिस ऑफ सिलेक्शन। और कोई मिस स्टेटमेंट सामने आई वो भी बता दें, और अगर नहीं सामने आई तो वो भी बता दें, सब कुछ बता दें, यह कंसेप्ट खत्म है। अच्छा, ये सारा रिप्रोडक्शन वाला, थोड़ी सी केस स्टडी, हल्की, बहुत हल्की आंच वाली केस स्टडी, वो चेक कर सकता है इसमें से, वो चेक कर सकता है इसमें से, ये और ये।
ये ठीक है। बाकी ना आज के लेक्चर में आपने बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, खास तौर पे जो क्वेश्चन करना है ना, एक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 ये और ये तो वही है जो हमने एग्जाम्ड थी। क्वेश्चन 3 में तो वो ही है जो हमें अकाउंटिंग में एग्जाम्ड थी। क्या बोला? बैंक सारे ढूंढते रहे पूरा सेशन, मिली तो कहाँ आके मिली। बैंक रिकंसिलिएशन ऐसी होती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम ऐसे अकाउंटिंग वालों की मिन्नतें करता है। ये है। अच्छा अब पढ़ ली, सारे सेशन में नहीं पढ़ी थी, अब सवाल आया था कहते पढ़ी हुई है, कोई नहीं पढ़ी हुई आपने। चले अब ऐसा करते हैं 5 मिनट की करते हैं ब्रेक। ये हमारा लेक्चर 95A हो गया कंप्लीट। 95B बिल्कुल छोटा, यकीन कीजिए सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, आपको सिर्फ ये बताना है क्या मटेरियल है, उसमें एक कंसेप्ट सिर्फ नया होगा, एक लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट तो आपने पढ़ी होंगी, और ये भी पढ़ा होगा कि नहीं अभी नहीं, अगले लेक्चर में, ये अभी चलिए आज का आज के लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी पास कीजिए।